तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साउंड। तो आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपने ये देखा होगा कि जब कभी बारिश बारिश के मौसम में होता क्या है कि जब बादल कड़कता है, तो लाइटनिंग हमें पहले देखने को मिलती है। वहीं जो साउंड है कुछ देर बाद हमें सुनाई देता है, जो कि बादल की गर्जन होती है। फिर कुछ और चीज़ें यदि देखें, तो जो लोअर हमारे एनिमल्स हैं, जैसे डॉग वगैरह एंड साँप में क्या होता है कि जब भूकंप आता है, तो उससे पहले ही मतलब वो चीज़ों को समझ लेते हैं, हाँ, कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ आपदा और वो अपने लिए एक सूटेबल प्लेस की खोज करने लगते हैं। फिर कुछ और चीज़ें देखें यदि साउंड के बारे में, तो जो हमारा आला वगैरह होता है स्टेथोस्कोप, वहाँ भी इसका यूज़ होता है और कैसे होता है आगे बात करेंगे और भी कुछ एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ़ में है। तो यदि आपको लाइट चैप्टर का थोड़ा भी यदि नॉलेज है लाइट के बारे में, तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आ जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत लेट करके साउंड को पढ़ने वाला है। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले यदि चैनल पहली बार विज़िट करें, थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन अ छोटा-सा प्यारा-सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक, नो ड्रामा, केवल काम की बात और दिमाग में चिपकाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो आती है बात साउंड की, तो साउंड आखिर होता क्या है? तो उससे पहले थोड़ा-सा पहले चलते हैं, वर्क एनर्जी में वहाँ पढ़े थे, हमारे पास डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती हैं। उसमें क्या पढ़े थे? हीट एनर्जी था, लाइट एनर्जी था, साउंड एनर्जी था, बस साउंड का बात था, हमें साउंड मिल गया। तो यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा साउंड है, एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा कुछ और रूप देते हैं साउंड को। तो ये कह सकते हैं ना कि साउंड से हमें क्या होता है, कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, तो ठीक है, मिल गया डेफिनेशन आपको। तो ये कह सकते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एबल टू हियर अस, या फिर ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी आर एबल टू हियर, यानी कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन सकते हैं और एक प्रकार क्या है एनर्जी है। अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। जब देखे थे हम लाइट चैप्टर में, तो वहाँ क्या था, हमें लाइट एक लीनियर मोशन, लीनियर मतलब उसका मूवमेंट होता है। जैसे बोले तो एक स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लीनियर प्रोपगेशन करती है। वहीं जो आपका साउंड है, ये आपका वेव फॉर्म होगा। अभी आगे देखेंगे इसको थोड़ा-सा और डिटेल में। तो बस इतना जानिए कि जो हमारा साउंड होता है, वो वेव के फॉर्म में आता है और वहीं जो हमारा लाइट है, वो स्ट्रेट माध्यम में जाती है। स्ट्रेट मतलब इसका प्रोपगेशन होता है। फिर एक चीज़ और देखें, जो हमारा लाइट था, उसके लिए किसी प्रकार का मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता था, यानी कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वहीं जो हमारा साउंड है, ये आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। तो मतलब क्या है, इसको कुछ ना कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए एक-एक चीज़ों को देखते हैं फिर थोड़ा-सा अच्छे से। तो एक बार डेफिनेशन पे नज़र मारें तो क्या कहती है कि साउंड क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक अस हियर, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब आती है एक चीज़, साउंड क्या है आपका? ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव, वही बात, जो साउंड है आपका एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि क्या है आपका, एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव बोले तो एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर, वाटर, मेटल, कुछ भी, बस वैक्यूम को छोड़ के। तो यहाँ से एक चीज़ आता है कि वैक्यूम में आपका साउंड प्रोपेगेट नहीं करता है और इसके लिए आपकी एनसीईआरटी एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करती है, जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा-सा उसको पहले देखते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट, उसमें करता क्या है एनसीईआरटी आपकी, करती क्या है कि एक आपके पास जार होता है ग्लास का, 2 मतलब जार लेती है। इसमें पहले आपका वेल रखेगा, वेल बोले तो कुछ भी, बस एक जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे हम वेल ले लेते हैं एक, और इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये बजने लगेगा। और यहाँ पे आपके पास एक वो लगता है, वैक्यूम ट्यूब लगाता है, वैक्यूम ट्यूब। अब इसका काम क्या है, अभी आगे थोड़ा-सा बात करेंगे। अभी क्या है कि जब इसका स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, बजने लगेगा, ठीक? और तब तक बजेगा जब तक इसमें एयर होगा, जितना मतलब इस अमाउंट का एयर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको वैक्यूम को ऑन कर देंगे, तो होगा क्या कि सारा एयर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब को ऑन करेंगे तो सारा एयर बाहर आ गया। तो जो जार आपका है एयर टाइट जार हो गया, यानी कि वैक्यूम का काम करेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको यहाँ से देखते हैं। अब इसमें एयर कुछ भी नहीं है, बस ये बच गया आपका एक वैक्यूम जार, वैक्यूम जार। अब इसमें बेल को आप रखिए अपने, इसी बेल को, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अब ऑन करिए। पहले क्या था कि सुनाई देता था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास वैक्यूम जार बन गया, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पे पार्टिकल वगैरह नहीं है। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको साउंड नहीं सुनाई देगा।
तो यहाँ से ये प्रूफ होता है एक्टिविटी के माध्यम से कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है इसको प्रोपेगेशन के लिए, यानी कि इसके मूवमेंट के लिए। तो चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं अब। आगे बात करें तो क्या बोल रहा है? हाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जान गए ना कि इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा-सा कंपेयर भी देख लेते हैं किसमें थोड़ा कितना मतलब मूवमेंट करता है। तो वहीं बात करें सॉलिड केस में, स्पेशली मेटल्स में, तो यहाँ पे आपका जो साउंड है सबसे ज़्यादा मतलब प्रोपेगेट करता है। वहीं बात करें जैसे अब लिक्विड में आएँगे, लिक्विड में थोड़ा-सा कम आएगा साउंड मतलब सॉलिड के कंपेयर में। फिर वहीं गैस में मतलब इससे कम। तो यहाँ पे एक ऑर्डर देखें यदि, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, देन गैस में। अब सॉलिड को याद ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचिए कि जब पहले के ज़माने में क्या था, जब ट्रेन आती थी तो अब तो लोकेशन हो गया, फ़ोन से ही देख ले रहे हैं कहाँ है ट्रेन। बट पहले क्या होता था कि जो ट्रैक आपका होता है, इसके पास मतलब आप ईयर जब लगा के सुनते हैं तो ट्रेन यदि आप 2 से 3 किलोमीटर यदि दूर है, फिर भी आपको वहाँ पे कुछ न कुछ कंपन वगैरह सुनाई देता था, जिसकी वजह से लोग समझ जाते थे हाँ, अब ट्रेन आने वाली है तो सतर्क होइए या फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके तैयार हो जाइए, अब ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो मेटल्स हैं आपका साउंड मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है यानी कि प्रोपेगेट करता है। अब आगे चलते हैं। तो फिर बात किए थे अभी साउंड क्या था हमारा एक प्रकार का वेव है। अब बोलोगे वेव क्या होता है? तो आई थिंक कि आपको आता होगा लेकिन नहीं आता है फिर समझते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा वाइब्रेशन समझते हैं। वाइब्रेशन बोले तो किसी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन करना। टू एंड फ्रो तो शायद 7-8 से आप पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में क्या होता है, यदि पेंडुलम केस लें कि कोई पार्टिकल एक बार इधर आए, एक बार अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, इसको एक्सट्रीम भी बोलते हैं। तो कोई पार्टिकल एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही चीज़ को रिपीट करे बार-बार, जैसे क्या हो रहा है? इधर, 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 इधर क्या हो रहा है? जब फास्ट होने लगा, देखिए ध्यान से। इसी को कुछ नहीं और वाइब्रेशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन किसी टाइम इंटरवल में रिपीट करें उसे हम वाइब्रेशन बोलेंगे। और इसी वाइब्रेशन को आपको वेव के रूप में डिस्टर्बेंस बोला जाता है। डिस्टर्बेंस इसलिए कि थोड़ा सा रिलेट करिए, यदि कोई क्लास में होता था सर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या होता है कोई पीछे से आपको उंगली कर दिया, तो बोलेंगे सर डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि आपको मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी आपके साथ कर दिया है, तो उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। अब आइए थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं आखिर वेव कहती क्या है। तो क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी। क्या करती है? एक प्रकार की डिस्टर्बेंस है और क्या करता है ये? आपका कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट या फिर वन एंड टू द अनदर एंड। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए। विदाउट विदाउट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विथ टू पॉइंट्स। कहना क्या चाहती है कि जो आपका वेव है एक प्रकार का वो है डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस किसका? वाइब्रेशन का है, ठीक है। एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है विच कैरीज एनर्जी, यानी कि जो एक प्रकार का एनर्जी आपको लेकर के चलती है और क्या करती है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, यानी यहाँ से चली तो वहां तक। और सबसे अच्छी बात कि विदाउट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट, ये नहीं कि आपकी वेव यहाँ से वहां जाएगी, बस जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे ये केवल आपको आगे पुश करेगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझेंगे, बस इतना जानिए एक प्रकार का जो डिस्टर्बेंस है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, न कि डायरेक्ट कंटेक्ट में। तो अब होता क्या है? तो थोड़ा सा नीचे देखिए। ओनली द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। कहना चाहती है कि जो वेव है आपका डायरेक्ट वो उस पॉइंट से वहां पे नहीं जाती है, बल्कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही केवल मतलब अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, वो एनर्जी को एक दूसरे को पुश करते हैं। जैसे यहाँ पे यदि बात करें, यहाँ पे कोई पार्टिकल आपको इधर वाइब्रेट कर रहा है, अब आगे भी तो कोई पार्टिकल होगा, एन नंबर के पार्टिकल होंगे ऐसे, तो ये अपना इधर आया, इधर इनको थोड़ा सा धक्का दिया, अब ये पीछे आया आगे इनको धक्का दे दिया, इससे हुआ क्या? जो आपका पार्टिकल है तो यहीं पे अपना कर रहा है ऐसे टू एंड फ्रो, आगे पीछे, जबकि एक दूसरे को एनर्जी अपना ट्रेवल करके देते जा रहे हैं आगे, और यहाँ से एनर्जी ए पॉइंट से बी पे चली गई, देख रहे हैं। तो हुआ क्या? यहाँ पे वेव हमारी एक्चुअली गई नहीं है, जबकि जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को पुश करते हुए आपकी एनर्जी को आगे फर्दर कैरी करवाए हैं। ठीक है यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो वेव है हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब एक अच्छी बात है कि जो हमारा साउंड है एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ से क्या देंगे, जो साउंड इज अ, यहाँ से बोला है साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। अभी जो वेव है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? इसमें क्या होता है कि अभी बात किए थे कि जो वेव है इसका जो पार्टिकल है वो अपने आसपास टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जिनकी वजह से एनर्जी कैरी होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं आपके टू एंड फ्रो अपने पोजीशन पर करते रहते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो ऐसे कोई मोशन कर रहा है पार्टिकल आपका, और जो आपका जो प्रोपगेशन का जो वेव जो होगा जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी वो आपका इधर होगा यदि कहीं,
तो ये जो पार्टिकल है आपका इसी डायरेक्शन में आपका टू एंड फ्रो करेंगे, और वेव भी आपका इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही अब ट्रांसवर्स वेव क्या है, इसमें जो है आपका पार्टिकल जो होंगे इस वेव के, कहीं यहाँ पे पार्टिकल होंगे एन नंबर के, तो ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन। इनका जो टू एंड फ्रो मोशन जो होगा इनका अप एंड डाउन होगा, ऐसे ऐसे करेंगे फिर आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा हमारा ट्रांसवर्स। थोड़ा सा अभी और देख रहे हैं इनके ऊपर, अभी केवल ओवरव्यू था। अब यहाँ से ये कह सकते हैं जो ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी क्या है, a wave in which particle of medium vibrate to and fro in the direction of propagation of wave। एक बार और समझिए, जो आपके पार्टिकल हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ठीक है, ताकि वाइब्रेशन को कहते हैं डिस्टर्बेंस था, डिस्टर्बेंस हमारा वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन ही हमारे वेव बनाता है। तो कह रहा है कि जो वाइब्रेशन होगा आपका टू एंड फ्रो करेगा अपने जगह पे, ठीक है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसमें आपका वेव मोशन करे, यानी कि आपके वेव की जो डायरेक्शन है यदि इधर है तो आपका जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे ऐसे करेगा, आगे वेव जाएगी एंड टू एंड फ्रो ऐसे करेगा। ये रहा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव वही था, यदि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपके जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे मोशन करेंगे, वेव भी जा रही है और पार्टिकल भी आपको मोशन कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव को अभी ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि बात हम साउंड की कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव पे होगा। अब इनको थोड़ा सा और देखते हैं। अब कुछ पॉइंट है, यानी कि साउंड की स्पीड अप क्या होती है। तो देखे थे हमारा जो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही जो हमारा साउंड का वेव होता है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है हमारे 344 मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रॉक्स वैल्यू कहीं कहीं इसको क्या देता है 340 दे देता है। तो बस जो भी वैल्यू नियरेस्ट होगी 340 के 345 335 मतलब तो इन्हीं को लेना है आपको, बस ध्यान रहे लगभग इससे मतलब रिलेटिव वैल्यू आपकी करें। और ये रही आपकी एयर के लिए। तो यहाँ से अब एक चीज़ जो पहले बात की थी कि जो हमारा साउंड होता है बादल सुनाई देता है, जब बादल कड़कता है तो वो इसीलिए सुनाई देता है कि जो हमारी लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ है, मतलब 3 के आगे 8 को 0। अब समझिए कितना वाली बड़ी संख्या है, करोड़ों में, करोड़ों से थोड़ा सा आगे। वही जो हमारा ये क्या है 1 × 100 300 में लगभग, तो कौन मतलब ज़्यादा हुआ, तो लाइट इसलिए। और बात ये, और लाइट जो आपका स्ट्रेट माध्यम में भी ट्रेवल करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो इसीलिए जो हमारा बिजली जब कड़कती है तो हमें साउंड बाद में सुनाई देता है, जबकि लाइट पहले में दिखती है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक बार और देखते हैं डायग्राम बना कर। तब तक इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। तो अब देखते हैं अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इनको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है। तो पहले बात क्या करते हैं, वहाँ से भी देख के आए हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मतलब वाइब्रेशन जो करते हैं टू एंड फ्रो तो करेंगे, ठीक है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव जब इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वेव को जाना भी जरूरी है, तभी तो आके हमारा जो साउंड है ट्रेवल करेगी जगह से दूसरी जगह। तो क्या कह रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में आपका वेव चलेगा उसी डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल होंगे वो मतलब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक, यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोर्ड पे क्या कर रहा है। अब एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये जो हमारा ए टू बी जा रहा है ना, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन हमारी वेव जा रही है। अब ये जो हमारे हैं छोटी छोटी जो एरोज हैं ये हमको दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जो वाइब्रेशन आपका हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जो वाइब्रेशन हमारा होता है टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो, और एक मीन पोजीशन से करता है, तो मैंने आगे पीछे। तो वही चीजें दिखा रही हैं। इसी को यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे पीछे, जबकि हम जानते हैं कि किसी एक वेव में यानी किसी मैटर में n नंबर ऑफ वहाँ पे वाइब्रेशन करते रहेंगे, यानी पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स आपके हैं मतलब एक बार आगे पीछे और जा किस रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो बस इसी को डायरेक्शन को दिखाया गया कि जो आपकी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वाली, जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। थोड़ा सा इनसे हम नीचे देखेंगे तो आप एक स्प्रिंग देखेंगे, जो बड़ी वाली स्प्रिंग होती है, यदि उसको छोड़ेंगे ऐसे एक बार खींच के वापस इस साइड को और फिर छोड़ दीजिए, वो होगा क्या, मतलब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगी। जब इसे स्लो मोशन थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगी, मतलब छोड़ दें यहाँ से खींच के थोड़ा सा छोड़ दिए, अब थोड़ा सा ऐसे करके जाएगी। तो जब थोड़ा सा पीछे आई तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मतलब ज़्यादा नंबर में देखेंगे, आप जो कर्ल होंगे वो ज़्यादा दिखेंगे, फिर वहीं कुछ देर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी कुछ दूरी उसमें आ जाएंगे।
तो उसी को कह रहा है, जब इसको स्प्रिंग को ऐसे करके छोड़ेंगे, तो जो ऐसे-ऐसे करेगा थोड़ा आगे पीछे, तो यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे आएँगे जहाँ पे आपका जो कर्ल होंगे, मतलब ज़्यादा नंबर पे आ जाएँगे। उनको क्या बोल रहा है उनको कंप्रेशन बोला गया, यानी कि पास-पास होंगे। और इनको अभी पार्टिकल के माध्यम से भी समझेंगे, और वहीं जब दूर-दूर आ गए उनको रेयर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, यानी कि इनमें कुछ दूरी आ गई है। तो अभी तक कुछ-कुछ डायग्राम बन गया दिमाग में कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं टू एंड फ्रो मोशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। फिर उसी को थोड़ा-सा स्प्रिंग के माध्यम से देखे हैं, तो उसमें क्या था कि जो आपके ये पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें रिंग जो होती है एक-एक नंबर, इनको आप पार्टिकल समझिए। इसको खींच के तो थोड़ा-सा छोड़ेंगे, तो थोड़ा-सा ऐसे करके मतलब आगे बढ़ती है, स्प्रिंग के ध्यान में देंगे तो। तो जहाँ कर्ल जाएँगे, ज़्यादा नंबर पे हो जाएँगे स्प्रिंग एक जगह पे, उनको कंप्रेशन बोलेंगे, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब थोड़ा-सा दूरी आ जाएगी उनके बीच, तो उनको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि थोड़ा-सा इनमें दूरी-दूरी देखने को मिले, इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा-सा इसी का पार्टिकल नेचर देखते हैं। तो जानते हैं कि ठीक है, ये जो वेव होती है, अब इसी को बोले यहाँ पे कंप्रेशन रहता है, तो यहाँ जो आपको पार्टिकल जो ज़्यादा-ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको कंप्रेशन को दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल आपके पास-पास में है। और यही पार्टिकल एक-दूसरे को धक्का देके थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, फिर थोड़ा-सा मतलब रेयर आ जाएगा, फिर थोड़ा-सा जब प्रेशर देंगे, फिर एक जगह आ जाएँगे, इसी चीज़ को। तो ये आपका पार्टिकल के फॉर्म में दिखाया गया है। तो फिर एक बार ओवरव्यू देखें वेव का, तो वेव हमारी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो इसी को यहाँ दिखाया गया है। आपका जो इस साइड आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का, और ये जो आपके हैं पार्टिकल मतलब टू एंड फ्रो कर रहे हैं, एक बार ऊपर नीचे, तो इसी को दिखाया गया है। तो एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा-सा वेव को एक अच्छे फॉर्म में देखेंगे और बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। यानी कि वेव के और क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपका एम्पलीट्यूड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड होता है, लैम्ब्डा वगैरह जो वेवलेंथ होती है, उनको भी देखेंगे। तो इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो उसमें हमारे टोटल 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है वेवलेंथ, उसके बाद हमारी आती है एम्पलीट्यूड, देन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। अब इनके बारे में एक-एक करके देखते हैं। फिर ये रहा हमारा एक वेव, इसको भी डिस्कस करेंगे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वेवलेंथ की। तो कहीं न कहीं हमें बात कर रहा है कि वेव और लेंथ 2 चीज़ों से मिला करके बना है। तो यहाँ बात करें हम आखिर वेव की, और इनके बीच का जो लेंथ होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इसको कहीं से तो कहेंगे नहीं, तो इसको देखिए सिस्टमैटिक वे क्या है। वेवलेंथ जिसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से, ये हमारा रहा लैम्ब्डा, यानी कि इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टफ एंड क्रस्ट, जो ये जो है आपको दिख रहा है, इनको टफ क्रस्ट बोलते हैं, या फिर इसको और ये भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, यानी कि एक वेव जब कंप्लीट हो रही है उसके बीच का जो लेंथ है उसे ही हम लैम्ब्डा कहेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट हुई, नीचे आई, यानी कि यहाँ से कंप्रेशन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन था, रेयर रिफ्रैक्शन, यहाँ से यानी स्टार्ट हुई वेव, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई ऊपर, मतलब तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक वेव कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा एक बार हाफ वेव की बात करते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ आई, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से जब आधा कंप्रेशन का और आधा रेयर रिफ्रैक्शन का, तो जब इस पॉइंट से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, 1/λ बोले तो हाफ वेव। और जब यहाँ से सी से चलते हुए फिर यहीं ऊपर आ जाए एक बार पूरा, तो इसको बोलेंगे लैम्ब्डा, दैट इज वेव लेंथ। एक वेव का जो लेंथ है उसे लैम्ब्डा बोलेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो वेव लेंथ को क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट वेव, या फिर लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि बात करें लेंथ की तो लेंथ हमारी मीटर होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, हमारा ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लेमडा। अब आगे आते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। एम्पलीट्यूड क्या कहता है, ये जो आपको ना वेव की लेंथ को बताता है, या फिर कितनी मतलब ऊंची है कोई चीज़। जैसे इसी चीज़ से हम ये बता लेते हैं ना कि कोई चीज़ मतलब कितना कोई मतलब ऊंचा बोल ले रहा है। तो ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड। क्या बोल रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट रिपीट इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ वेव। वेव की साइज क्या है, जैसे ऊपर देखेंगे तो इतना जो दिख रहा है, या फिर इसी को माइनस में इतना मतलब आ रहा है, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, साइज ऑफ वेव बता रहा है, मतलब कितनी बड़ी या कितनी छोटी, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसके यूनिट की बात करूँ तो ये भी आपका मीटर है, क्योंकि लेंथ को बता रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बताते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड यानी कहीं ना कहीं किसी चीज की टाइम को बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि द टाइम नीड टू कंप्लीट वन साइकिल, या फिर द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल। एक बार ये भी कह सकते हैं, जब जितना समय लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। जैसे यहाँ से वही बात, जब यहाँ से चल के यहाँ आई, ठीक, एक लैम्डा जब कंप्लीट हो, यानी कि वेवलेंथ इसका यहाँ तक जब कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें समय कितना लग रहा है, उसी को बोल रहा है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल।
सो टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल। अब इसके साइन की बात करें तो अब टाइम की बात करें, टाइम हमारा सेकंड होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो मतलब कोई चीज़ एक सेकंड में कितने बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल या फिर वेव इन वन सेकेंड, या फिर द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकेंड। एक सेकंड में हमारी कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, लगभग 10 20 30 40 तो कितना हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू या फिर स्मॉल एफ से। ये जो हमारा इसको न्यू बोलते हैं, वी वाला वेलोसिटी नहीं, न्यू है ये हमारा। ऐसे करके थोड़ा सा बेंड कर देंगे, ये हमारा न्यू, या फिर इसको स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं ऐसे फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। इसकी असाइनमेंट की बात करें तो इसको हर्ज बोलते हैं, हेटर्ज, और इसका सिंपल में बोलते हैं एच जेड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉर्म में। अब यही बात की थी फ्रीक्वेंसी की, द नंबर ऑफ साइकिल या फिर नंबर ऑफ वेव इन वन सेकेंड। तो एक हर्ज में क्या बोलेंगे, एक वाइब्रेशन एक सेकंड, जब एक वाइब्रेशन एक सेकंड में होगा इसको बोलेंगे एक हर्ज। ठीक। अब आते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो जानते ही हैं, कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकेंड। वही आपको टाइम से इन्वर्स कर देता है आपका वेलोसिटी क्या होती है। तो इसका यूनिट जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड। तो एक बार और थोड़ा रिवाइज करते हैं, वेव लेंथ क्या कहती है। एक वेव की जो लेंथ होगी, यानी कि वन कंप्लीट वेव की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे आई ऊपर, ऊपर से फिर वहीं पॉइंट पे आ गया, तो जितना इसके बीच का लेंथ होगा इसको हम बोलेंगे वेव लेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी मीटर, या फिर लेंथ है तो मीटर ही होगा। फिर आते हैं हम अपना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये बताता है कि आखिर आपकी वेव कितनी ऊंची और कितनी मतलब छोटी है, यानी कि लेंथ किसको बताता है। तो ये भी हमारा हो गया, इट्स रिप्रेजेंट द साइज ऑफ वेव, साइज इसकी वेव की साइज को बताता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में या फिर एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसके बाद की असाइनमेंट इसका होता है सेकंड। और आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी आवृत्ति को बताता है, यानी कि एक सेकंड में आपकी कितनी हुई। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। टाइम पीरियड कह रहा है कि द टाइम नीडेड टू कंप्लीट, यानी कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। वहीं जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कहती है कि एक सेकंड में आपकी कितनी मतलब वेव कंप्लीट हो रही है, या फिर कितना आपका ऑसिलेशन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव साइकिल, मतलब कितना कंप्लीट हो रहा है एक सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं न्यू या फिर स्मॉल एफ से। इसकी असाइनमेंट की बात करें तो हर्ट्ज यानी कि हर्ज होता है। अब एक हर्ज क्या होता है, जब एक साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे वन हर्ज। आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर वेव ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकेंड, और वही मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है वेव का डायग्राम। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन करिए, फिर थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं रिलेशन पे, वेलोसिटी के रिलेशन क्या होते हैं इनके साथ। आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा रिलेशन छोटा सा है, इसको देख लेते हैं अभी। उसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्शन। यदि बात करें इसके रिलेशन की, तो क्या कहते हैं, वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन दिखाता है। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रिलेशन वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात की है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को कहाँ देखे थे हम, उसको लेमडा से देखे थे। तो यहाँ से लेमडा पुट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू लेमडा बाय टाइम को t। क्लियर हो रहा है ना। सिंपल वेलोसिटी लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ वहाँ देखे थे, जो लेंथ उसकी थी बीच का, उसको लेमडा बोले थे, यानी कि डिस्टेंस था। तो इसको हम लेमडा यहाँ एज इट इज राइट कर लेते हैं। फिर हमारा आता है टाइम, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, जो फ्रीक्वेंसी अभी इसलिए पूरा इरेज नहीं किए हैं, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या कर रहा है, जो न्यू है या फिर जो स्मॉल एफ इक्वल टू वन बाई टी। यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे जो टी दिखा है आप पूछें तो उसको वन ले लेंगे। तो यहाँ से ये कह सकते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी था वन बाई टी था। ठीक। तो यहाँ पे वन है मान लीजिए, और नीचे टी है, तो भी इक्वल टू ये कह सकते हैं लेमडा एंड एफ, स्मॉल एफ। क्योंकि ये जो हमारा मिल जाएगा यहाँ से वन लेकर के, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसके लिए लेमडा इस एफ। तो यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी जानते हो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी।
यही छोटा सा हमारा एक रिलेशन था, जो क्या दिखाता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच वेलोसिटी के साथ रिलेशन दिखाता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, जो वेलोसिटी होती है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसको और देखते हैं क्या कह रहा है। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से हम डिस्टेंस लिए हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वहाँ पे, लेमडा, लेमडा अपॉन टाइम। अब ये जानते हैं, नीचे भी देखे थे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, 1/टाइम पीरियड। 1/t यहाँ से कुछ दिख रहा था, यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो यहाँ से इसको एफ लिख सकते हैं, तो बस यही चीज़ एफ लिखें तो क्या हो गया हमारा, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं आपका देखेंगे नेक्स्ट, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ। तो अब देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उससे पहले थोड़ा सा पहले बात की थी, थोड़ा बहुत आपको लाइट का नॉलेज होना चाहिए। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी में ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन हमारा मकसद बस यही है कि हाँ, यदि वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो हम जितना हो सके आपको समझा के जाएं। तो पहले थोड़ा सा लाइट से रिलेट करते हैं, इसलिए क्योंकि आप 8 में लाइट पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा पहले ये देखते हैं, जो हमारा कोई एक प्लेन सरफेस होता है, और ये हमारी कोई एक लाइट की रेज आ रही है, जो रेज आती है लाइट की उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जब यहाँ से किसी सरफेस पे, ये जानते हैं जब कोई प्लेन वगैरह पॉलिश सरफेस थी, तो यहाँ से हमारी लाइट टकरा के इधर चली गई, ठीक, ओपेक सरफेस से, इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं हम नॉर्मल, और जब इसको मेजर करते हैं तो ये जो होता है आपका इसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो मोटा मोटी बात रही आपकी लाइट को लेकर के, कि जो रेज आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है उसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे। और ये तीनों को यहाँ से मेजर करते हैं, एक नॉर्मल आता है, और जब लॉ इसका पढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ कहता है जो इसका एंगल होगा वही इसका भी एंगल होगा, और सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे और एक सेम प्लेन में मिलते हैं। अब प्लेन क्या था, तो प्लेन हमारा जो एक इमेजिनरी स्क्वायर टाइप का कुछ होता है, बस इतना भी जानिए। जैसे इधर से देखें तो एक आपका इधर से कुछ बन रहा है, और दूसरा 3D होगा तो ऐसे ना होगा, कहीं किताब टाइप का, तो उसी को आपका प्लेन बोला है, और क्या है, इमेजिनरी स्पेस है, स्क्वायर है। अब चलिए इसको रिलेट करते हैं आपका साउंड से, साउंड कैसे। तो यहाँ तक ये था ना कि जब कोई लाइट आती है किसी सरफेस पे टकराती है, उसी मीडियम में चली जाती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब क्या कहता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कह रहा है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला यहाँ पे, हार्ड सरफेस। चलिए क्या कहता है कि व्हेन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सॉरी, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, यहाँ से कोई एक साउंड की वेव आ रही, रे अब नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में, तो साउंड हमारा एक वेव में ट्रेवल करता है, तो यहाँ से ये बोलेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव, ठीक, क्योंकि यहाँ वेव साउंड की पढ़े हैं, व्हेन स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस। अभी हमारे यहाँ पे कोई एक पॉलिश सरफेस नहीं रह गया, यहाँ केवल और केवल एक हार्ड सरफेस है, क्या हमारा, हार्ड सरफेस। तो कह रहा है द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव व्हेन इट स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस, आपका कोई साउंड वेव आया, यहाँ कोई हार्ड सरफेस लगा, इससे टकरा के उधर चली गई, इसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। अब देखते हैं आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। उससे पहले लाइट में क्या था कि हमें एक पॉलिश सरफेस की और ओपेक सरफेस की जरूरत पड़ती थी, बट इन द केस ऑफ साउंड हमें इस प्रकार का कोई जरूरत नहीं है कि हमें पॉलिश चाहिए, शाइनी चाहिए, स्मूथ चाहिए, ठीक। हमें जरूरत क्या है, हमें केवल और केवल एक हार्ड सरफेस की जरूरत है, क्या बोलेंगे, एक हार्ड सरफेस की। तो पॉइंट नीचे क्या कह रहा है, हार्ड सरफेस आर द गुड रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन के लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसने मतलब अच्छा खासा होता है, हार्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस, सॉफ्ट सरफेस, कुछ दे देगा, तो लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपका मेन कहाँ टारगेट होगा कि हार्ड सरफेस हमें एक चाहिए, किसके लिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आई होप कि यहाँ तक कुछ कुछ क्लियर हो गया है। अब चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, वही लॉ होगा बिल्कुल लाइट वाला, बस यहाँ पे वेव उसको बोल देंगे। तो क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो हमारी इंसिडेंट वेव आ रही है, ठीक, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव गई, इसको यदि मेजर करें यहाँ से एक नॉर्मल के यहाँ से प्रोटेक्टर रख के, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा इतना, वो इसके बराबर का होगा। तो यही कह रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट वेव आई इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल
ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये रहा हमारा इंसिडेंट वेव, ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव और ये रहा हमारा नॉर्मल। तीनों एक ही पॉइंट पे और एक सेम प्लेन में मिलते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल तीनों एक जगह मिलते हैं। ये क्या होगा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव बनेगा वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव बनेगा, यानी कि दोनों का एंगल बराबर होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों, अब इसका कुछ जरूरत हुई तो होगा हमारे डेली लाइफ में, क्यों आखिर रिफ्लेक्शन पढ़ें। तो पढ़ना इसलिए कुछ कुछ अभी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीन चार आपको दिया गया एग्जाम्पल एज अ देखने के लिए रिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसे यदि देखने लगे तो मतलब एक लंबी लिस्ट बन जाएगी आपका रिफ्लेक्शन को पढ़ते पढ़ते। तो एज ए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या कहता है, मेगाफोन। अभी मेगाफोन क्या होता है, मेगाफोन यही वाला है। इसको कहाँ देखें, जी हाँ, मूवीज वगैरह में होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई एक स्कूल है, इसको कुछ क्रिमिनल्स वगैरह लोग क्या करते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं स्कूल को। तो नीचे से जो हमारे पुलिस वगैरह फोर्सेस होती हैं वो जाती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क होता है। तो ये नीचे से ले करके इसको और ऐसे बोलेंगे कि किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। और ये इसको हाथ में आखिर ऐसे क्यों लेके बोल रहे हैं, इनका मकसद क्यों लिखा ही है, इनको पता है कि साउंड के बीच रिफ्लेक्शन होता है। और ये हमारी यहाँ से आपका साउंड यदि जब निकलता है तो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इसको एक डायरेक्शन मिलता है, और ताकि दूर तक न जाए, मतलब इधर उधर बिखरे नहीं, आपको जो मेन टारगेट है उस साइड आपका साउंड मतलब जाए। ये केवल कहने का मतलब है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। आई होप अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारा आता है बल्ब हॉर्न। अब ये क्या होता है, बल्ब हॉर्न कुछ इस टाइप का होता है। इसको जब प्रेस करते हैं इसमें एयर बनता है और इधर से आपका कुछ आवाज निकलता है। तो ये वाला आप देखे हैं, जी हाँ, जो बचपन में हम लोग बाल वाला जो आता था या फिर आइसक्रीम वाला, तो वो क्या करते हैं, बजाते रहते हैं उसको लेकर के, और इससे बच्चे दौड़ के आते हैं। उनका मकसद के लिए यही रहता है कि इनको बचाएंगे और आवाज़ हमारी रिफ्लेक्शन करके दूर तक जाएगी और बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इकट्ठा होंगे। वही वाला जिसको बोलते थे बाबा बजा लें, बचपन दिन से मांग के। अब चलते हैं आपका थर्ड पे। थर्ड क्या है, स्टेथोस्कोप। यही वाला अपना जो डॉक्टर यूज करते हैं। यहाँ से हमारा एक ट्यूब आया होता है, ये हमारा होता है चेस्ट पीस। अभी इतना सब नहीं जानना, बस ये जानना इसके बीच रिफ्लेक्शन होता है कैसे है। यहाँ से हमारा चेस्ट पे लगा जो भी साउंड आया इसमें रिफ्लेक्टेड ऐसे करेगा रिफ्लेक्शन, और यहाँ तक हमें सुनाई देगा जा करके। तो ये भी हमारे रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारा आता है कर्व सेलिंग ऑफ अ कंसर्ट हॉल। बेसिकली ये देखे होंगे जो थिएटर वगैरह होते हैं वहाँ नहीं, जो कंसर्ट हॉल मीटिंग वगैरह के होते हैं, आपके स्कूल में भी शायद होगा, तो वहाँ गौर करिएगा जो आपका वहाँ का जो सेलिंग होता है इसका कुछ इस टाइप का, दोनों तरफ से वॉल होंगी और ये कुछ इस टाइप का कर्व होगा। और वो इसलिए ताकि यहाँ से यदि कोई साउंड आए, इधर टकराए, इस पे जाए, देन इसमें आ जाए ऑडियंस के बीच। इधर से कोई गया होगा ऑडियंस में ही आ जाए। कहने का मतलब केवल और केवल ये चाहते हैं कि साउंड आपका रिफ्लेक्ट हो, और जो साउंड है आपका कहीं वेस्ट ना होकर के इसी बीच में रहे, ताकि लोगों को सुनाई देता रहे। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कुछ एप्लीकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं ओवरव्यू जल्दी जल्दी से। जब आपका साउंड किसी हार्ड सरफेस पे आकर के टकराता है तो फिर उसी मीडियम में आपका चला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आते हैं लॉ के ऊपर। तो लॉ हमारा सेम वही लाइट वाला होगा। कोई एक साउंड वेव आ रही है, ठीक, अब किसी हार्ड सरफेस से टकराई, फिर दूसरे मीडियम में चली, उसी मीडियम मतलब चली गई, तो बीच में से जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोनों को पॉइंट को लेकर के, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इंसिडेंट वेव का, वही आपका एंगल रिफ्लेक्टेड वेव का होता है। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला लॉ। सेकंड कहता है ये जो इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है और ये जो नॉर्मल है, तीनों कहीं एक ही पॉइंट पे और एक सेम प्लेन में मिलते हैं, ठीक। और ये कुछ रहा हमारा रिफ्लेक्शन के ऊपर इसका एप्लीकेशन। अब पढ़ते हैं इको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इको की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं अपना इको। पहले बोर्ड पे नहीं जाइएगा, पहले थोड़ा सा डेली लाइफ से देखते हैं। मूवीज में आपने ये देखा होगा कि जो आपका हीरो होता है किसी पहाड़ी एरिया पे जाकर के उधर से इस साइड में कोई पहाड़ है कुछ भी हो, तो वहां से चिल्लाता है, एक बार बोलेगा रूपा, तो क्या होगा, पांच बार उधर से होता है रूपा रूपा रूपा, मतलब चार से पांच बार उधर से आवाज आएगी। तो इसी को हम ना इको बोलते हैं। और होता क्यों है, अभी पढ़े थे हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। तो यहाँ से यदि कोई एक पर्सन है अपना खड़ा होकर इधर से चिल्ला रहे हैं, इधर से होगा क्या, चार से पांच बार आपको सुनाई देगा वही चीज।
अब ये होता क्यों है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे हम तो अपने छत से चिल्लाते हैं तो नहीं होता है। ठीक है भाई, इसके बाद आपका भी होने लगेगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशन क्या है उससे पहले थोड़ा सा आप जान लेते हैं हमारी बुक क्या कहती है इस इको के बारे में। तो क्या है कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound wave, यानी यही जो साउंड वेव है इनके बीच जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, इनका जो जो भी चीज एक बार बोले वही चीज हमें रिपीट होती सुनाई देती है, और इसको कुछ और नहीं केवल और केवल इको कहते हैं। तो आपने डेली लाइफ से देख ही लिया, एक बार बोलेंगे आप रूपा और उधर से 5 बार रूपा की आवाज आएगी। तो यही था हमारा इको। अब चलते हैं कंडीशन, आखिर आपको भी तो कल से बोलना है। तो देखते हैं कंडीशन क्या है। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। कहने का मतलब है यदि आप मेरे जैसे धीरे धीरे यदि बोलेंगे तो शायद आपका इको नहीं बनेगा। इसके लिए आपको एक कम से कम एक मिनिमम आपको कुछ सफिशिएंट उसका एनर्जी आपको साउंड को देना पड़ेगा, मतलब एक कुछ अच्छे खासे लेवल से आप बोलिए तब जाके आपका कुछ इको बनने वाला है। तो आई थिंक यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो क्या रहा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। एक अच्छे लेवल का आप साउंड पे जब निकालेंगे तभी आपका इको होगा। अब सेकंड क्या कहता है, द सेकेंड पॉइंट है कि देयर शुड बी डिफरेंस इन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो कि ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। कहने का मतलब कि जब जस्ट अभी आप आवाज निकाले हैं तो जैसे बोले रूपा, तो मतलब आप जब बोले उधर से और जब उधर से आवाज आई, मतलब 2 से 3 बार 4 बार रिपीट हुआ, उसके बीच आपका एक कम से कम टाइम लेग कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से बड़ा होना चाहिए। यदि इससे पहले आ जाती है तो आपका साउंड इको नहीं करेगा। तो क्या था सेकंड पॉइंट, कि देयर शुड बी डिफरेंस इन द टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड जो आप मुंह से निकाल रहे हैं एंड जो उधर से आ रहा है आपका रिफ्लेक्टेड साउंड, क्या होना चाहिए इनके बीच 0.1 सेकेंड से बड़ा होना चाहिए टाइम डिफरेंस। आई थिंक ये भी क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड, क्या बोला है, एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर शुड बी देयर। और यही आपका एनसीईआरटी बोलते हैं। ये दोनों चीज जो था आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो कि आपको जो मेन है केवल एक लाइन में एनसीईआरटी बोल देती है कि एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर शुड बी देयर, यानी कि आपके और उस रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच में यदि 17 मीटर का डिफरेंस है, यानी कि 17 मीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस मतलब बीच का है, तभी आपका इको बनेगा। ठीक, अब देखते हैं आखिर ऐसे कैसे। तो ये रहा हमारा कोई, मान लीजिए कोई पर्वत वगैरह कोई एक बॉडी है और ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17 मीटर। अब यहाँ से हम ये जानते हैं जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम है, इसको 340 भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो बस अब इतना आप जाने कि ये जो 34 है ये कम से कम होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, हमारा एयर में इसका स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ इको के लिए रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है। तो मान लीजिए 17 सेंटीमीटर इधर लगा जाने में और रिफ्लेक्ट होकर आएगी भी, तो इधर एक बार आपका ले आ गया, पेन चेंज करके बनाते हैं, इधर समझते हैं। ये हमारा कोई पर्सन था, यहाँ से बोला है, ठीक। अब इधर आपको कोई पर्वत का कुछ भी है, ये जो आपका डिस्टेंस है देयर शुड बी 17 मीटर। और 70 मीटर क्यों, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन भी करवाना है। तो इधर से गया 17 मीटर, और उधर से रिफ्लेक्ट होकर आएगा तभी तो हमें सुनाएगा। तो यहाँ से 17 हो गया, तो कह सकते हैं 17 प्लस 17 34, जो कि इसी वैल्यू से हमें रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि 17 मीटर का आपको डिस्टेंस बीच में होनी चाहिए आपके और उस बॉडी से जहाँ से आपका रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा नोट डाउन करिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसको भी कवर कर लेते हैं। ये आपका रिवर्बरेशन। अब ये क्या होता है, कुछ नया चीज क्या आ गया, डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिएगा ये इसको। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। अब इसको समझे उससे पहले आपने ये भी तो देखा होगा कि जब कहीं कहीं क्राउड वगैरह होता है किसी हॉल वगैरह में, तो मतलब किसी की आवाज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी इसमें आवाज है, मतलब किसकी है। कुल मिला के ये बोले तो आपको कंफ्यूजन पैदा करती है और एक प्रकार का वो नॉइज होता है जो कि हमें चिड़न पैदा करता है और अच्छी बात भी नहीं है। कोई यदि कहीं आप क्राउड एरिया में जाएं और एक अक्सर वो कुछ हॉल वगैरह में और वहाँ सब लोग एक ही साथ बोले जा रहे हैं सब कुछ, तो ये सब होता कैसे है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अभी पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन का साउंड का रिफ्लेक्शन होता है,
तो क्या करेगा, कुछ वॉइस आपका इस दीवार से आएगा, कुछ सीलिंग से, कुछ यहीं नीचे फर्श होगा, टाइल्स वगैरह लगा होगा, जो कि हार्ड सरफेस है, तो वहाँ से तो रिफ्लेक्शन करके ऐसे-ऐसे मतलब बोले तो ये कोई आपका कमरा हो गया, अब यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ मतलब कह सकते हैं इस प्रकार का कोई एक, तो ये क्या होगा, आपको केवल और केवल एक कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो इसमें आप वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही हो गया हमारा रिवर्बरेशन। आई होप कि आप इसको अपने आप से भी राइट कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कहना क्या चाहता है। तो देखते हैं फिर एक डिफिनेशन के तौर पे क्या कह रहा है, द साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर एंड हॉल, पूरा आपका हॉल का एक, तो यही कह रहा है कि जो साउंड है आपका किसी एक बड़े से हॉल में जब बार बार उनका रिपीटेशन होगा रिफ्लेक्शन के कारण, तो ये हमें कंफ्यूजन पैदा करता है। अब ठीक है, अब बोलोगे कि अब इससे कुछ छुटकारा कैसे पाएं, तो ठीक है, इसके लिए कुछ है, अभी रटना इसको नहीं है, पहले बता रहे हैं। पहले क्या पढ़े थे, जो हमारा साउंड होता है इसके लिए जो एक हार्ड सरफेस है वो गुड रिफ्लेक्टर है, यहाँ से यानी कि अच्छा खासा आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है साउंड का। वहीं जो हमारी स्मूथ सरफेस होती है यानी कि सॉफ्ट वगैरह, तो वहाँ पे जैसे कर्टन वगैरह ये सब हो गया, तो यहाँ पे हमारा साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो बस वही लगा दीजिए यहाँ पे कि जहाँ से नहीं होगा उससे फिर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है, द मेथड टू रिड्यूस किसको, इसी को रिवर्बरेशन एंड कंफ्यूजन को। क्या कह रहा है, साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल दैट इज पैनल वगैरह, ये जो दीवार पे देखते हैं, जो आप ऑनलाइन क्लास यदि कहीं और से ले रहे होंगे तो देखेंगे उन लोग के स्टूडियो में कुछ रबर का सीट वगैरह लगाया जाता है, जिससे बस इसी को मिनिमाइज करने के लिए। और जो थिएटर्स वगैरह होते हैं उनमें देखेंगे कि वॉल्स पे आपको मोटे मोटे कर्टन देखने को मिलेंगे, पर्दा वगैरह जो होता है, और वहीं जो मैट वगैरह होगा नीचे होगा, ऊपर और सीलिंग भी आपका कहीं ना कहीं ऐसा डायरेक्ट आपका खुला नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपका ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाया जाता है, मैट कारपेट पुट ऑन दी वॉल्स, और ये केवल और केवल इसलिए ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन कम हो और वॉइस हमें क्लियर देखने को समझने को मिले। और ये चीज आप थिएटर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं अपना डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह, कैसे मतलब किसी साउंड को हम सुन पाते हैं, किसी को कुछ और जानवर सुन पाते हैं, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो किसी को सुनाई नहीं देते हैं, और इनका जो कुछ एप्लीकेशन होगा इनको भी देखेंगे। तो पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रेंज ऑफ हियरिंग, यानी किस रेंज तक कोई व्यक्ति सुन सकता है, या फिर कोई भी जो अन्य जीव वगैरह हैं वो किस रेंज तक सुन सकते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। उससे पहले किसी को यदि आप कॉल पे बात करते हो तो क्या बोलते हैं, इज आम ऑडिएबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। तो यहाँ से ये केवल कहना चाहते हैं कि यहाँ से निकालिए कि इज आम ऑडिएबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। ठीक, यहाँ से कहना क्या चाहता है, फर्स्ट हमारा आता है ऑडिएबल रेंज, यानी कि एक ऐसी रेंज जिसको हम सुन सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अब चलिए आगे, यदि ह्यूमन केस में देखें तो हम मानव लोग हैं वो कितना रेंज तक सुन सकते हैं, या बात फ्रीक्वेंसी में हो रही है। ठीक, तो ह्यूमन केस में देखें तो आपका 20 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। अभी जो के है ना आपका, के का मतलब होता है 1000, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एच जेड आपका हर्ट्ज जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो यहाँ से कह सकते हैं ह्यूमन जो है अप टू 20 से लेकर के 20,000 तक का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का वो सुन सकता है। वहीं जो हमारा डॉग है वो 25,000 तक का, मतलब उससे ऊपर भी वो सुन सकता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना तक सुन सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये तो रहा हमारा ऑडिएबल रेंज, मतलब किस रेंज तक हम सुन सकते हैं। ये रहा हमारा 20 से लेकर के 20,000 फ्रीक्वेंसी तक का हम साउंड सुन सकते हैं। अब आता है हमारा साउंड बिलो, अब मतलब अब इससे नीचे होगा तो क्या उसको बोलेंगे। तो ठीक है, अभी बात किए थे ऑडिबल, यानी जो आप हमें सुन पा रहे हो, तो जिस साउंड को हम सुन पा रहे हैं उसको बोले थे ऑडिबल साउंड, जो था हमारा 20 से लेकर के 20,000 फ्रीक्वेंसी वाला। अब जो उससे नीचे हो तो क्या बोलेंगे, अब उसको आप नहीं सुन पाएंगे, तो मतलब वो क्या होगा हमारा इनऑडिबल। ठीक, तो क्या बोल रहा है, साउंड बिलो 20 हर्ज क्या बोलेंगे, इनऑडिबल या फिर इंफ्रासोनिक। अब इंफ्रासोनिक या इनऑडिबल दोनों एक ही चीज है जिसको हम सुन नहीं सकते। अब इनको सुनता कौन है, तो इनको वेल सुनती है एलिफेंट। एलिफेंट और वेल क्या है, वेल आपका 20 हर्ज से लेकर के उससे नीचे वाला भी साउंड सुन सकते हैं। और जो हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप, उसमें भी यही साउंड आता है, जिसकी वजह से ये जो आपका वेल्स वगैरह हैं और भी जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि इनको सुन सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ अब आपदा होने वाली है। तो ये था कुछ इसका यूनिकनेस। अब आता है फ्रीक्वेंसी मोर देन, ये तो बात हो गई कि 20 से लेकर के 20,000 हम सुनते हैं, इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक,
अब जो इससे नीचे है, जिसको हम नहीं सुनते, उनको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल साउंड या फिर इंफ्रासोनिक। अब बात ये भी तो आती है, अब इससे ऊपर भी तो हो सकता है, तो जो 20,000 से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा बोले तो ज़्यादा और साउंड फिर वही चीज़। तो क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से यदि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, उनको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड। अब इनको कौन सुनता है? इनको हमारी डॉल्फिन और ये बैट बोले तो चमगादड़ इसको सुनती है। तो थोड़ा सा बस कंफ्यूजन होता है, लेकिन नहीं होगा। बस इतना जानिए, जो चीज़ हम सुन पाते हैं 20 से लेकर के 20,000 हो गया, इसको हम सुन पाते हैं, इसको बोलेंगे ऑडिएबल। अब जो नहीं सुन पाएंगे तो इससे नीचे ही होगा, तो जो चीज़ें 20 से हर्ट्ज से नीचे की होंगे उनको बोलेंगे इनऑडिएबल। और वही चीज़ जब 20,000 से ऊपर की हो जाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन। जो ये अल्ट्रासाउंड वगैरह है, इनका एप्लीकेशन क्या होता है? तो फर्स्ट हमारा आता है क्लियर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेयर हार्ड टू रीच। जैसे ये देखो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जहाँ पे आप मैनुअली सफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे हाथ वगैरह ब्रश से वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इन वेब्स का यूज़ करते हैं और इनको वेब मारते हैं, वहाँ से उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, क्लियर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेयर हार्ड टू रीच, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते वहाँ पे वेब का यूज करके उनको क्लियर करेंगे। सेकेंड आता है हमारा used to detect cracks and flaws in the metal blocks used for the construction। अब बात जब कंस्ट्रक्शन की आती है तो वहाँ पे मतलब एक ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कार्य होते रहते हैं वहाँ पे। और क्या होता है, जो मेटल्स वगैरह होते हैं और भी सीमेंट का जो मोटा मोटा पिलर्स वगैरह होता है, तो उनका कंस्ट्रक्शन चलता रहता है वहाँ पे। अब बात यहाँ पे रिस्क वाली आती है, जब बड़े स्केल पे हम कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ पे लाखों लोगों का आदान प्रदान और जीवन वहाँ पे है, मतलब किसी को खतरा ना हो। उसको कंप्लीट करने से पहले वहाँ पे हम इस वेब को मारते हैं, और उसको मारने के लिए कई मकसद होता है। यदि वहाँ पे किसी प्रकार का क्रैक या फिर ब्लैंक होगा तो उनको ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसकी वजह से समय रहते लोगों उसको चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोस इन द मेटल ब्लॉक्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड हमारा आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोल कार्डियो हार्ट, तो जो हार्ट के लिए ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें भी इनका यूज किया जाता है, जिससे हार्ट की एक अच्छी खासी इमेज उसका क्रिएट किया जाता है। और इस पे जो ईसीजी होता है उसका ग्राफ को बनाया जाता है, वो केवल और केवल वेब के कारण ही होता है। वेब बोले तो वही जो फ्रीक्वेंसी की हमारी है, इस रेंज की, तो यहाँ पे वेब बोले तो वही चीज़ समझ जाइएगा कि जो रेंज या फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फिर नीचे हमारा आता है एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन, और फिर नीचे उसका एग्जामिन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखते हैं, लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड कराने का केवल एक ही मकसद है कि हम इन सब इंटरनल बॉडी के ऑर्गन को देख सकते हैं। और बात करें जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब आती है, जो कोई प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से ही हम फीटस की जांच करते हैं। और जो कि यदि फीटस का सेक्स बताना आपको इलीगल है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलग बात है वो। तो क्या हमारे इससे क्या करते हैं, इमेजिन ऑफ इंटरनल ऑर्गन और जो फीटस होता है उसकी भी हम जांच कर लेते हैं। फिर लास्ट हमारा आता है सोनार सिस्टम, इसका यूज करते हैं। सोनार बोले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका यूज हमारा मेनली जो हमारे नेवी होती है वो करती है। इससे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसको पानी में यूज करते हैं सोनार सिस्टम को। जैसे यहाँ पे हमारा कोई एक आर्मी वाला कोई है, ठीक, नेवी का पर्सन, ये हमारी इंडियन शिप है। अब ओशियन में सबका इलाका अलग अलग होता है, ऊपर नीचे हर जगह। तो यहाँ पे कोई एक और मान लीजिए बड़ी सी कोई वोट है, अब ये फॉरेन चीज़ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये चीज़ आप नीचे भी हो सकती है सी के, तो यहाँ से ये मैंने रेंज मारेंगे, यहाँ से इस पे किए कहीं इधर किए, तो जानते हैं कि साउंड का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से आप रेडार दिए फ्रिक्वेंसी का कुछ मतलब वेव चलाएं, यदि आगे कुछ है तो वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ है, और उस पर आगे जो भी आपको एक्शन लेना होगा हमारी फोर्सेस एक्शन लेंगे। और ठीक यहाँ से एक चीज़ और आता है, ये जो पढ़े अभी ना बैट एप्लीकेशन में इसका भी आता है। एप्लीकेशन में क्या इसका है कि जो आपका वेट है, चमगादड़ है, वो अपना शिकार करती है, और इसी से और वो भी कैसे करती है, सेम यही सिस्टम वहाँ भी होता है। एक अपना फ्रिक्वेंसी रेंज भेजेगी, कितना भेजेगा आपका, अल्ट्रासाउंड भेजती है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड निकालेगी, जिसकी वजह से यदि रास्ते में कोई भी चीज़ होगा तो यदि नहीं है तो लाइट साउंड वापस नहीं आएगा, यदि है तो वहाँ से तुरंत टकरा के इसके पास आएगा, और ये समझ जाएगी हाँ यहाँ पे हमारा या तो प्रे है या तो प्रेडिएटर, यानी कि जिसको हम खाने वाले वो हैं, या तो कोई ऐसा है जो हमें भी खतरा कर सकता है। तो ये अपना ये यूज करती है ये वाला अपना अल्ट्रासाउंड।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को यहीं पॉज़ करके एक बार नोट डाउन करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देखिए, लाइक के लिए हम नहीं बोलेंगे, जब आपका मन करे करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, नो मैटर, बट कमेंट में ज़रूर बताइए आखिर अब इसमें सुधार और क्या करना है और किस टॉपिक पे आपको अदर वीडियोज़ चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।